नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं समझिए.com। इंडिया में दुनिया में कई देश तेल बेचते हैं। कुछ देश तेल से महल बनाते हैं, कुछ देश तेल से हथियार खरीदते हैं, लेकिन एक देश ऐसा भी है जो तेल बेचकर उस पैसे को छूता तक नहीं है। वो पैसा सीधे चला जाता है दुनिया के सबसे बड़े फ्यूचर फंड में। एक ऐसा खजाना जिसकी कीमत इतनी है कि अगर बांट दिया जाए तो वहां का हर नागरिक करोड़पति हो जाए। ये कहानी नॉर्वे की है, जहां तेल जमीन से निकलता है लेकिन सोच भविष्य की निकलती है। दुनिया की 7,000 से ज्यादा कंपनियों में निवेश, एप्पल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक हिस्सेदारी। और अब सवाल यह है कि क्या इसी आर्थिक ताकत और भविष्य की रणनीति को समझने देश के प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे पहुंचे हैं। समझिए.com में बात आज नॉर्वे की। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक छोटा सा देश, यानी कि जिसकी आबादी महज 56 लाख है, जो भारत के त्रिपुरा राज्य की आबादी के आसपास है, कैसे यह दुनिया का सबसे अमीर निवेशक बन गया है और कैसे इसने तेल की कमाई को खर्च नहीं किया बल्कि आने वाली पीढ़ियां, जी हां, आने वाली पीढ़ियों के लिए जमा किया। और क्यों पूरी दुनिया नॉर्वे मॉडल को 21वीं सदी का सबसे समझदार आर्थिक प्रयोग कहती है। बहुत सारे कारण, तमाम सारी परिस्थितियां भी हैं, लेकिन उन सब के बीच एक बड़ा संकेत किसी और ने नहीं बल्कि नॉर्वे ने दिया है। सोचिए, एक देश जिसके पास जब तेल का खजाना मिला तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा फंड हासिल हो गया। हैरानी की बात यह है कि तेल बेचकर वो 1 रुपया भी खर्च नहीं करता, बल्कि नॉर्वे की आबादी दिल्ली की 1/4 भी आबादी नहीं। इस देश के पास इतना बड़ा सरकारी फंड है कि जो भारत की पूरी जीडीपी का आधा है, यानी कि $2.1 ट्रिलियन। अगर बांटा जाए तो नॉर्वे के हर नागरिक को करीब 3.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहां की आबादी में अगर इसके फंड को बांटा जाए तो हर व्यक्ति को 3.5 करोड़ मिलेंगे। यह है नॉर्वे। नॉर्वे ने तेल बेचकर जमा हुए सरकारी फंड से दुनिया के 68 देशों की 7,200 कंपनियों की हिस्सेदारी को खरीद लिया अपने देश के लिए। सवाल है कि विश्व में ऊर्जा संकट के बीच आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे क्यों गए? तो आपको बता दें कि भारत की नजर नॉर्वे के खजाने पर है। 18 मई को नॉर्वे पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की क्लीन एनर्जी में इसी फंड से निवेश का न्योता दिया है। इससे होगा क्या, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम इसके बाद आपको चैप्टर नॉर्वे के धनी होने की कुछ परतों को खोलेंगे और समझाएंगे कि वो देश जो कल तक गरीब हो गया था वो अचानक से धनवान क्यों हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, नॉर्वे का दौरा अहम क्यों है और ये क्यों चीन के लिए एक झटका माने जा रहा है, इसे हम समझिए.com में इस दौर का सबसे बड़ा राजनीतिक यू टर्न, या कहें अंटार्कटिक काउंसिल और नॉर्डिक क्षेत्र में देखने को मिला है। अब तक चीन खुद को नियर अंटार्कटिक स्टेट बताकर एक पूरे इलाके के प्राकृतिक संसाधन और नए समुद्री रास्तों पर कब्जा जमाने की फिराक में था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ओस्लो की धरती पर कदम रखकर और नॉर्डिक देशों जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड के साथ समान लोकतांत्रिक राज्यों, समान लोकतांत्रिक मूल्यों को दांव खेलकर चीन के इस प्रभाव को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप जिस तरीके से रूस से कटी तेल गैस सप्लाई और चीन पर अपनी निर्भरता से परेशान था, उसे अब भारत ने एक खास रूप में एक भरोसेमंद और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बैलेंसिंग पावर मिल गया है। अब इसके कई संकेत माने जा रहे हैं, वो भी मैं आपको समझा रहा हूं कि इसके संकेत किस तरीके से होंगे, क्योंकि नॉर्वे और भारत का समझौता क्या हुआ है। अब मैं भारत और नॉर्वे के बीच समझौते क्या हुआ इसकी बात कर रहा हूं।
इसको लेकर भारत में होने वाले करीब 11 बड़े फायदों के बारे में बता रहा हूं। आपको यह भी बता दूं कि नॉर्वे और भारत के समझौतों में दोनों देशों ने अपने अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों को सर्वोच्च स्तर पर अपग्रेड किया है। डेनमार्क के बाद नॉर्वे ऐसा दूसरा देश बना जिसने भारत के साथ खास रणनीतिक डील की। साथ ही नॉर्वे आधिकारिक तौर पर भारत के IPOI यानी कि इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में शामिल हो गया है, जो समुद्री सुरक्षा में चीन के आक्रामक रवैये के खिलाफ भारत को यूरोपीय देशों का खुला राजनीतिक समर्थन दिलाएगा। इसके अलावा हाल ही में लागू हुए भारत EFTA व्यापार समझौते को जमीन पर उतारने की सहमति बनी है, जिसके तहत नॉर्वे और साथी देश भारत में 8.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं, जिससे 10 लाख डायरेक्ट रोजगार भी पैदा होंगे। इसके अलावा ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर भारत का उदय होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप हुई है और इसके तहत भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि UPI आधार तकनीक को नॉर्वे के सहयोग से दुनिया के गरीब और विकासशील देशों तक पहुंचाएगा। अब पेंशन फंड से भारत के शेयर बाजार को बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि दुनिया में सबसे अमीर सरकारी फंड नॉर्वे पेंशन फंड द्वारा भारतीय शेयर बाजार में अपने वर्तमान $28 बिलियन के निवेश को और अधिक बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही साझा बयान में नॉर्वे ने भारत के आतंकवाद विरोधी स्टैंड पर पूरी तरह से समर्थन किया है और वैश्विक मंचों पर भारत के साथ मिलकर काम करने की कसम खा ली है। साथ ही ध्रुवीय अनुसंधान में भारत के हिमाद्री स्टेशन को नॉर्वे की तरफ से फुल लॉजिस्टिक और सुरक्षा बैकअप मिला है, जिससे भारत को इस रणनीतिक क्षेत्र में गहरी रिसर्च की राजनीतिक छूट भी मिल गई है। इसके अलावा इसरो और नॉर्वेजियन स्पेस एजेंसी के बीच हुए समझौते में भारत को यूरोपीय के ऊपरी हिस्से के सैटेलाइट ट्रैकिंग और स्पेस बेस्ड मैनेजमेंट की उन्नत तकनीक मिलेगी। भारत नॉर्वे के बीच महासमझौते में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नॉर्वेजियन इंजीनियरिंग का कवच मिला है, यानी कि भारत के पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षित सुरंगें और हाईवे बनाने के लिए नॉर्वे अपनी अत्याधुनिक भूविज्ञान और सॉलिड रॉक इंजीनियर तकनीक भारत को ट्रांसफर करेगा। डिजिटल हेल्थ केयर में AI क्रांति को लेकर भी समझौते हुए हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय और नॉर्वे के बीच स्वास्थ्य डेटा और AI तकनीकों को साझा करने का समझौता हुआ, जिससे भारत के ग्रामीण इलाकों तक सस्ती और हाईटेक चिकित्सा जांच करना पहुंचना संभव होगा। यह भी एक संकेत है। अब ये जो दौरा है जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे का किया है, ये अहम क्यों है? ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप मजबूत करना, यूरोप में भारत की रणनीतिक पकड़ बनाना, अंटार्कटिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, रूस यूक्रेन संकट के बीच नए ऊर्जा जो विकल्प हैं उन्हें तलाशना, निवेश करना और इसके साथ साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी पर साझेदारी पर फोकस करना, समुद्री सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी एजेंडा, भारत नॉर्डिक रिश्तों को नई रफ्तार देना, यह खास बात थी। छोटा देश है लेकिन इस देश का संकेत बड़ा है। मोदी का असली मकसद क्या है? नॉर्वे के जो $1 ट्रिलियन फंड को आकर्षित करना और भारत में ग्रीन निवेश बढ़ाना, क्लीन टेक्नोलॉजी लाना, EV और बैटरी सेक्टर को सहयोग, शिपिंग और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, AI और डिजिटल टेक की साझेदारी, भारत को यूरोप का भरोसेमंद पार्टनर बनाना, ये खास संकेत थे। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी यात्रा छोटे देश में थी। भारत को क्या बड़ा फायदा होगा? अरबों डॉलर का जो विदेशी निवेश है वो ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर को बढ़ावा, रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग की तेजी देगा, समुद्री कारोबार को मजबूती देगा, भारतीय स्टार्टअप को नया फंड मिलेगा। ये तमाम सारी चीजें जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, लेकिन इनके पीछे भी कहानी है और वो कहानी नॉर्वे की है। भारत में निवेश कहां कहां हो सकता है? भारत में निवेश कहां हो सकता है? ग्रीन एनर्जी में हो सकता है। प्रोजेक्ट्स, विंड, ऑफशोर एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बंदरगाह, लॉजिस्टिक, डेटा सेंटर और AI, जलवायु, कार्बन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटी में नॉर्वे अपना बड़ा फंड लगा सकता है,
जो तमाम दूसरे देशों की कंपनी में लगा रहा है। नॉर्वे क्यों भारत के लिए खास पार्टनर हो सकता है? दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी फंड, ऊर्जा और समुद्री क्षेत्र में महारत, हाई ट्रस्ट और पारदर्शी अर्थव्यवस्था, यूरोप में मजबूत रणनीतिक पहुंच और लॉन्ग टर्म निवेशक देश, इसके साथ साथ जलवायु नीति में भी वैश्विक प्रयास। छोटा देश है लेकिन बहुत बड़ा संकेत है। उसकी रणनीति का संकेत समझिए। मोदी की जो नॉर्वे रणनीति का बड़ा संदेश है वो ये है कि भारत सिर्फ बाजार नहीं बल्कि निवेश गंतव्य चीन के विकल्प के तौर पर उभर रहा है। भारत भविष्य में ऊर्जा रणनीति पर फोकस करेगा, आर्थिक कूटनीति को नई धार देगा और विकसित भारत के लिए वो ग्लोबल पूंजी में निवेश कराएगा। इसलिए ये नीति थी कि नॉर्वे का जो फंड है, जो दुनिया की तमाम कंपनियों में लग रहा है, नॉर्वे ने अपना जो फंड है वो 7,200 दुनिया की कंपनियों में लगाया है। तो जनाब, भारत की तरफ भी रुख करो और अपना पैसा भारत में लगाओ, यात्रा का मकसद। लेकिन बात अब उस नॉर्वे के खजाने की है। पहले 60 साल की चर्चा कर लेते हैं। 60 साल की जो नॉर्वे की कहानी है उसकी चर्चा कर लेते हैं। नॉर्वे आमदनी के लिहाज से छठा और खुशहाली के मामले में दुनिया का 7वां सबसे संपन्न देश है। 56 लाख की आबादी वाले इस देश में हर शख्स औसतन $1 लाख यानी कि 96 लाख रुपए सालाना कमाता है। लेकिन 60 साल पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उत्तर कोरिया में बसे नॉर्वे की जियोग्राफी काफी दुर्गम थी। चारों तरफ ये बर्फ से ढका हुआ था, पहाड़ थे बर्फ से ढके हुए, गहरे समुद्री रास्ते थे और 1960 के दशक तक ज्यादातर आबादी कमाई के लिए या तो मछली पकड़ती थी या लकड़ी काटती थी या जहाजों पर काम करती थी। गौर से सुनिएगा, तब ना कोई बड़ा उद्योग था और ना कोई बड़ी कार या टेक कंपनी यहां पर थी। नौकरी के लिए युवा दूसरे देश चले जाते थे। नॉर्वे के अर्थशास्त्रियों को लग रहा था कि उनके पास संसाधन है ही नहीं। किसी चमत्कार के दम पर विकासशील देश बना जा सकता है। अगर आपको इसका उदाहरण देखना है तो नॉर्वे को देखिए। असल में 1959 में नॉर्वे की जो किस्मत खुली और यहां पर एक चमत्कार हो गया। वो चमत्कार क्या था? 1959 में नॉर्वे के पड़ोसी देश नीदरलैंड को तटीय इलाके ग्रोनिंगन में नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा भंडार मिला। पूरे यूरोप में तेल और गैस की खोज की होड़ मची हुई थी। हर देश परेशान था इसके लिए। लेकिन नॉर्वे के भूवैज्ञानिकों ने भी समुद्र में खोज शुरू करने का मन बना लिया। इस बीच 1962 में अमेरिकी कंपनी फिलिप्स पेट्रोलियम ने नॉर्वे सरकार को एक ऑफर दिया कि हमें उत्तरी समुद्र में तेल खोजने की इजाजत दे दीजिए, बदले में हर महीने हम आपको $1.6 लाख देंगे। 1965 में नॉर्वे सरकार ने फिलिप्स कंपनी को पेट्रोलियम, शेल और एस्सो जैसी बड़ी तेल कंपनियों को 22 लाइसेंस जारी कर दिया। अब क्या हुआ? इन कंपनियों को समुद्र में ड्रिल करने, तेल गैस खोजने और निकालने का अधिकार दे दिया। 1966 में क्या होता है? महज 4-5 साल बाद 1966 की गर्मियों में पहला तेल का कुआं खोदा गया, लेकिन वो कुआं सूखा निकला। फिर अगले साल बॉल्डर के इलाके में तेल मिला, लेकिन सरकार और कंपनियों को लगा कि यहां से तेल निकालना काफी चुनौती भरा हो सकता है, खर्चीला हो सकता है। कुल 36 कुएं खोदे गए, लेकिन किसी भी कुएं में तेल नहीं निकला और वहां से मायूस होकर कंपनियों ने अपना पसीना टपकाया। कंपनी अपना डेरा समेटने लगी, डेरा समेटने का फैसला किया। लेकिन फिलिप्स पेट्रोलियम को अभी भी उम्मीद थी और उसे एक और कुआं खोदना बाकी था। चमत्कार किसे कहते? देखिए, 36 कुएं खोदे, कुछ नहीं मिला, लेकिन कंपनी थक गई, अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगी। लेकिन उन्होंने कहा कि एक कुआं बचा है, इसे भी खोद लेते हैं। 23 दिसंबर 1969 को फिलिप्स पेट्रोलियम के आखिरी कुएं से अचानक काला, गाढ़ा और चिपचिपा तरल पदार्थ फूटने लगा। इंजीनियर को समझ में नहीं आया कि यह हुआ क्या, लेकिन उन्हें महसूस होने लगा कि उनके हाथ कामयाबी लग गई है। जिस इलाके में यह तेल निकला उसे इको फिस्ट फील्ड नाम दिया गया।
नॉर्वे के तट से करीब 300 किलोमीटर दूर यह फील्ड दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडारों में से एक बनी और यहीं के बाद फिर नॉर्वे की किस्मत चमकी, क्योंकि उस तेल से कुछ और नहीं निकल रहा था बल्कि उस कुएं से तेल निकल रहा था। अब नॉर्वे के पास अकूत धन आने लगा, लेकिन अचानक से इतना पैसा नॉर्वे संभाल नहीं पाया। अब इसको समझिए कि 1971, 1969 में आपको कुआं मिला, धड़ाधड़ आपके पास पैसा आने लगा, इतना पैसा आने लगा कि आप संभाल नहीं पा रहे हैं कि इस पैसे का करे क्या, क्योंकि आपके पास कुछ था ही नहीं। 1971 से नॉर्वे ने फिर तेल कारोबार करना शुरू किया। विदेशी कंपनियों ने यहां पर डेरा डालना शुरू कर दिया। इन्हें खुदाई करने के लिए सरकार ने कड़ी शर्तें रख दी और कड़ी शर्तों पर सरकार इनको लाइसेंस देने लगी। सरकार तय करती थी कि कितना और कब तक आप तेल निकालेंगे ताकि पर्यावरण को नुकसान भी ना हो। ठीक 1 साल बाद 1972 में नॉर्वे की संसद ने राष्ट्रीय तेल कंपनी बनाई, जिसका नाम रखा स्टेट ऑयल। हालांकि अब इसे इक्वानोर के नाम से जाना जाता है। नियम यह बना कि उत्तरी सागर के किसी भी तेल प्रोजेक्ट में कम से कम 50% की हिस्सेदारी इस सरकारी कंपनी की ही होगी। नॉर्वे की किस्मत बदल चुकी थी, लेकिन तभी 2 बड़े झटके नॉर्वे को लगे। पहला झटका क्या लगा था? 78% टैक्स लगाकर खजाना भरा, लेकिन महंगाई अचानक से बढ़ गई। 1975 में नॉर्वे ने तेल कंपनियों पर मुनाफे का लगभग 78% टैक्स लगा दिया। नॉर्वे के खजाने भरने लगे। उन्होंने घरेलू खर्च बेतहाशा बढ़ा दिया। सब्सिडी और फ्रीबीज की बाढ़ आने लगी, फ्रीबीज की घोषणाएं होने लगी और 1978 और 1989 तक नॉर्वे में भयंकर महंगाई बढ़ गई। मजदूरी इतनी महंगी हो गई कि नॉर्वे की बाकी इंडस्ट्रियां घाटे में चली गई और बंद होने लगी। दूसरा झटका क्या था कि तेल की कीमतें अचानक से गिरने लगी। जब तेल की कीमतें गिरने लगी तो बैंक बर्बाद होने लगे। 1980 की शुरुआत तक नॉर्वे पूरी तरह से तेल की कमाई पर निर्भर हो चुका था। तभी 1986 में तेल की कीमतें धड़ाम से नीचे गिरी। $28 प्रति बैरल से गिरकर तेल $10 प्रति बैरल आ गया। कमाई का 1/3 होने से सरकारी घाटा बढ़ने लगा। बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। जिन लोगों और कंपनियों ने बैंकों से कर्ज ले रखा था, वे उसे चुका नहीं पाए और दिवालिया घोषित हो गए। नॉर्वे की हालत बहुत खराब हो गई। मैं बात 1989 के आसपास की कर रहा हूं। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एक और चमत्कार हुआ। अचानक से फिर किसी देश को बहुत सारा पैसा मिला और वो किसी देश के लिए वरदान से कम नहीं था, बल्कि जो पैसा मिला वो उस देश के लिए अभिशाप बन गया। अर्थशास्त्र में इसे रिसोर्स कर्ज भी कहा जाता है कि किसी रिसोर्स कर्ज को बेअसर करने के लिए नॉर्वे ने कई सारे कदम उठाए। सरकार ने देश के 4 सबसे बड़े बैंकों से जो 3 राष्ट्रीयकरण कर दिया था, उसका टैक्स ढांचा बदला। कई सारी जो सब्सिडी थी, मुफ्त की सुविधाएं थी, वो बंद कर दी, जो कि भारत में आजकल धड़ाधड़ चल रही है। भारत की भी स्थिति आने वाली है इन्हीं मुफ्त की सुविधाओं के कारण, तो नॉर्वे को बंद करनी पड़ी। अपना बजट उन्होंने ठीक किया और मई 1990 में नॉर्वे की संसद में एक बिल पास हुआ। वो बिल था गवर्नमेंट पेट्रोलियम फंड एक्ट, और इस कानून के मुताबिक तेल से होने वाली अतिरिक्त कमाई एक अलग फंड में रखी जाएगी, जिसे सरकार खर्च नहीं कर सकती है। और यहीं से जन्म हुआ दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड का, जिसे आज गवर्नमेंट पेंशन और ग्लोबल फंड कहा जाता है। हार्मोड स्कैनलैंड, जॉन एम हार्बिट जैसे अर्थशास्त्रियों की सोच इस कानून का आधार बनी। कहा यह गया कि जो तेल हमें समुद्र के नीचे मिला, ये हमारी जागीर नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की मेहनत और आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। तेल आज है, कल खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें इसे काले सोने का अमर धन के तौर पर बदलना होगा, ताकि जब तेल खत्म हो तब हमारी नई पीढ़ियां इसी अमीर और सुरक्षा के कवच के साथ जी सकें। 1996 में $400 मिलियन फंड जमा हुआ। आज इसमें $2.1 ट्रिलियन जमा है। इसे संभालने की जिम्मेदारी नॉर्वे के फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है, जो नॉर्वे की संसद के प्रति जवाबदेह है। 1 जनवरी 1998 से इस फंड के ऑपरेशनल काम नॉर्वेज बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट
संभाल रहा है, जो कि नॉर्वे के सेंट्रल बैंक नॉर्जेस बैंक का एक डिपार्टमेंट है। इसके दफ्तर ओस्लो, न्यूयॉर्क, लंदन और सिंगापुर जैसे बड़े कारोबारी शहरों में हैं। करीब 700 प्रोफेशनल्स, इकोनॉमिस्ट, इंजीनियर्स, फाइनेंस एक्सपर्ट वगैरह तमाम इस फंड को मैनेज करते हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि ये नॉर्वे की एफडी है, जो नॉर्वे के लिए, नॉर्वे के युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए और उसके भविष्य के लिए। आप गवर्नमेंट पेंशन फंड को समझिए। भारत के बजट का 4 गुना नॉर्वे का गवर्नमेंट पेंशन बजट है। अब कुल संपत्ति कितनी है इसकी? $2.1 ट्रिलियन, यानी कि करीब 200 लाख करोड़ रुपया। कहां पर है? दुनिया की 7,200 कंपनियों में जमा है। किस लिए जमा है? नॉर्वे के भविष्य के लिए, नॉर्वे के युवाओं के लिए, आने वाली मुसीबतों के लिए। लेकिन कैसे जमा किया? फ्रीबीज की योजनाएं बंद करके, जो उल्टी सीधी सब्सिडी दी जाती थी उसे बंद करके, क्योंकि उसके कारण तो नॉर्वे बर्बाद हो गया था, कबाड़ हो गया था, गलतियों को सुधारा गया। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? भारत में फ्रीबीज की बाढ़ आ रही है, क्योंकि भारत में हर राजनीतिक पार्टी को चुनाव जीतना है। उसकी अर्थव्यवस्था से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्वे जैसे देशों से संकेत लेना चाहिए कि फ्रीबीज या फ्री की जो योजना है, उन पर जो सरकारी पैसा लुटाया जा रहा है, यही लूट एक दिन इस देश को बर्बाद कर देगी, देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देगी, जो कि नॉर्वे के साथ हो चुका है। और अपनी गलती मानते हुए उसे सुधारा गया, फ्रीबीज बंद की गई, सब्सिडी बंद की गई और आज इतना बड़ा फंड। आप सोचिए, 200 लाख करोड़ रुपए, और वो किसके भविष्य के लिए? नॉर्वे के भविष्य के लिए। मुझे लगता है कि दूसरे देशों को संकेत नॉर्वे से लेना होगा और आने वाले समय में नॉर्वे भारत में भी बड़े पैमाने पर निवेश करने जा रहा है। समझिए.com में इतना ही। नमस्कार।